आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के बच्चों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर कौन भर रहा है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये कर्नाटक के चामराजनगर की हैं, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक 9 साल की छात्रा ने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में एक मॉडल को पेश किया और इसी से यह विवाद शुरू हुआ है। इस मॉडल का शीर्षक था आजाब ए कब्र। इसमें एक तरफ एक ऐसी महिला की कब्र थी जो बुर्का पहनती है और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला की कब्र दिखाई गई जो पर्दा नहीं करती और स्कर्ट पहनती है। इस छोटी सी बच्ची ने प्रतीकात्मक रूप से इन दोनों कब्रों को बनाकर यह दिखाया कि जो महिला बुर्का और हिजाब पहनती है उसे मौत के बाद जन्नत नसीब होती है और ऐसी महिला शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल यानी बड़ी और पवित्र है। लेकिन जो मुस्लिम महिला बुर्का या हिजाब नहीं पहनती हैं, ऐसी महिला को मौत के बाद जहन्नुम नसीब होता है और उसके शव को सांप और बिच्छू खाते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बुर्का पहनने वाली महिला के प्रतीकात्मक शव पर कैसे फूल बिखरे हुए हैं, लेकिन जो महिला हिजाब नहीं पहनती उसके शव को सांप और बिच्छू खा रहे हैं। और सोचिए, ये मॉडल स्कूल की साइंस एग्जीबिशन में एक 9 साल की बच्ची ने बनाया है और ये बच्ची इस मॉडल को दिखाते हुए बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दे रही है, बता रही है कि उसने इस साइंस एग्जीबिशन के दौरान कैसा मॉडल बनाया है और उसने इसे पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आप सुनिए कि ये 9 साल की बच्ची इस मॉडल को कैसे एक्सप्लेन कर रही है। यह घटना कर्नाटक के एक प्राइवेट स्कूल की है और हम इन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताना और दिखाना चाहते हैं कि इस स्कूल में चल क्या रहा है। ये एक प्राइवेट स्कूल है और हमें YouTube पर इस स्कूल के नाम का एक चैनल और कुछ वीडियोस भी मिले हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल का संचालन एक मदरसे की तरह किया जा रहा है, मदरसे की तरह स्कूल को चलाया जा रहा है और स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियां हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल आती हैं। छोटे छोटे बच्चे, लड़के टोपियां पहनकर स्कूल में पढ़ते हैं और हमें लगता है कि इसमें इन मासूम बच्चों की असल में कोई गलती नहीं है। बच्चों को दोष देना ठीक नहीं होगा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को अगर इस उम्र में कुछ भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो वो वैसे ही करेंगे। गलती इस स्कूल के मैनेजमेंट की है, प्रिंसिपल की है और टीचर्स की है, जिनकी निगरानी में इन बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरवाद का ये जहर घोला जा रहा है। और सोचिए, साइंस एग्जीबिशन में इस बच्ची को साइंस का कोई मॉडल नहीं मिला, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला जो उसे लगा हो कि इस साइंस एग्जीबिशन में उसे दिखाना चाहिए। उसे विज्ञान से संबंधित कुछ बताना चाहिए था, विज्ञान से संबंधित कोई प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन इस छोटी बच्ची ने विज्ञान की जगह बुर्के और हिजाब का मॉडल बनाया। और अब शिक्षा विभाग ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है और स्थानीय अधिकारियों से इस पर एक रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची ऐसा बोलते दिख रही है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। मैंने शहर के शिक्षा अधिकारी से वो वीडियो शेयर किया है। वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, टीचर से बच्चे की डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और एक विस्तृत जांच करेंगे। मैंने उनको निर्देश दिया है कि 3 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट दें। जब मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी फिर मैं उसे आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। स्कूलों में हिजाब पहनने का विवाद वर्ष 2022 में इसी जगह, इसी राज्य कर्नाटक से शुरू हुआ था और यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अक्टूबर 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था, तब ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट था जिसमें दोनों जजों की राय इस मुद्दे पर अलग अलग थी। सोचने वाली बात यह है कि जब अदालत का इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया, तब
इस स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां हिजाब और बुर्का पहनकर आ रही हैं और इस प्रकार के वीडियोस बना रही हैं। इन बच्चियों को शायद ये बात भी पता नहीं होगी कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी खास तरह के धार्मिक परिधान का जिक्र नहीं है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि मुस्लिम महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बचा कर रखें, बना कर रखें। भारत में आज से 100 साल पहले तक सभी मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का नहीं पहना करती थी, लेकिन बाद में इसे लेकर एक नया नैरेटिव बना दिया गया और आज की पीढ़ी के लिए ये न्यू नॉर्मल है, यानी एक नए प्रकार का नॉर्मल है। जैसे आपने इस्लामिक संस्था तबलीगी जमात का नाम ज़रूर सुना होगा। इस संस्था ने ही वर्ष 1920 के दशक में यह आंदोलन चलाया था कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को बुर्के और हिजाब में रहना चाहिए और मुस्लिम पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, और यहीं से धार्मिक कट्टरवाद भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करता चला गया। बहुत सारे इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि पहले बुर्के और हिजाब का संबंध धर्म के संरक्षण से नहीं था। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब के मक्का में हुई, जो अरब क्षेत्र में आता है। अरब क्षेत्र का मतलब उस इलाके से है जहां दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाके हैं और यहां भारत जैसे देशों की तरह खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। ये बंजर जमीन है। अब जिस क्षेत्र की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, वहां के लोगों का पहनावा, रहन सहन, खाना पीना वैसा ही बन जाता है। जैसे अगर रेगिस्तान है तो वहां धूल बहुत उड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए लोग अपना चेहरा ढकते हैं। खेती नहीं हो सकती, इसलिए वहां लोग मांसाहारी खाना ज़्यादा खाते हैं। और अपने चेहरे को ढकना, इस तरह का परिधान पहनना जिसमें गर्मी कम लगे और मांसाहारी होना, ये अरब के लोगों को वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से मिला है, ना कि सिर्फ अकेले इस्लाम से। और जब वहां इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तो लोगों ने इसे धर्म का ही एक हिस्सा मान लिया, यानी जो उनका रहन सहन था उसे उन्होंने इस्लाम के साथ ही जोड़ लिया। उदाहरण के लिए अरब देशों में पुरुषों द्वारा इस तरह के गाउन पहने जाते हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं, जिसमें सिर पर एक कपड़ा बांधा होता है, जबकि शरीर पर गर्दन से लेकर पैरों तक एक पूरा कुर्ते जैसा या एक गाउन जैसा परिधान होता है। यह अरब देशों के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा है और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे अरब की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां का मौसम, वहां का जो परिस्थितियां हैं, वो बड़ी वजह है। और वहां पुरुषों द्वारा भी इसी प्रकार का गाउन पहना जाता है जिससे उन्हें गर्मी कम लगे। लेकिन क्या ये बातें स्कूल में पढ़ने वाली इन छोटी छोटी बच्चियों को बताई गई हैं? इन बच्चियों को तो बस ये पता है कि जो महिलाएं बुर्का और हिजाब नहीं पहनती वो महिलाएं ठीक नहीं होती। उनकी मौत के बाद उनके शव सांप और बिच्छू खा जाते हैं और वो उन्हें जन्नत नसीब नहीं होती, बल्कि वो जहन्नुम में जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें कभी हमारी अदालतों ने नहीं कही। मार्च 2022 में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है और मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में इसे पहनने की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो इन तीनों जजों को कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन जजों को ऐसे वीडियोस भेजे गए जिनमें कहा गया था कि वो भले ही जज होंगे, लेकिन गैर मुस्लिम होकर उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर इन जजों ने ऐसा कुछ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हैरानी की बात यह है कि तब इन कट्टरपंथियों के डर से इन तीनों जजों को ही वाई श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी थी। आज आपको यह भी सोचना होगा कि अगर ये बच्चे स्कूल में इस धार्मिक कट्टरवाद को सीखकर बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने के बाद भविष्य में ये कैसे नागरिक बनेंगे, कैसे लोग बनेंगे। कल्पना कीजिए जब ये बच्चे कॉलेज में जाएंगे या किसी दफ्तर में काम करेंगे और वहाँ पर ये किसी मुस्लिम छात्र को या किसी मुस्लिम पुरुष को बिना टोपी के और किसी मुस्लिम महिला को बिना हिजाब के देखेंगे तो ये लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। और जो जहर इन बच्चों के दिमाग में अभी बचपन में भरा जा रहा है वो इन बच्चों को भविष्य में किस रास्ते पर लेकर जाएगा। आगे चलकर जब ये ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हिजाब नहीं पहनते, जो सिर पर टोपी नहीं पहनते, ये उन लोगों के बारे में कैसी राय रखेंगे आप खुद समझ सकते हैं। जब भारत के एक स्कूल में 9 साल की बच्ची
साइंस एग्जीबिशन में हिजाब और बुर्के का मॉडल बना रही है, तब अमेरिका के बच्चे क्या कर रहे हैं आज वो भी आपको देखना चाहिए। एक तुलना करते हैं भारत में इस बच्ची का अमेरिका के एक दूसरे बच्चे से। अमेरिका में एक 13 साल के बच्चे ने अपने बेडरूम में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया, जिसके बाद FBI की एक टीम इस बच्चे के घर पर पहुंच गई। जब दो हल्के परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु यानी न्यूक्लियर बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहते हैं। और इस बच्चे ने भी अपने बेडरूम में इसी फ्यूजन रिएक्टर को बना लिया था। और अगर यह रिएक्टर एक बड़ा फ्यूजन प्लांट लगाने में सफल होता है तो दुनिया को कभी खत्म न होने वाली बिजली या ऊर्जा इससे मिल सकती है। और इसके लिए इस 13 साल के बच्चे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जरा दो तस्वीर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। भारत में एक 9 साल की बच्ची साइंस एग्जीबिशन में क्या दिखा रही है और अमेरिका के स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा क्या कर रहा है। यह अमेरिका की नई पीढ़ी है और यह भारत की एक नई पीढ़ी है। और भारत में यह सब कुछ हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, धार्मिक आजादी और स्वतंत्रता के नाम पर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों बच्चों में क्या अंतर है। इन दोनों बच्चों की जो परिवार हैं, इनके माता पिता हैं, उनकी सोच में क्या अंतर है। इन दोनों बच्चों के स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, इनके दिमाग में जो भरा जा रहा है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। और आप अपने बच्चे को इन दोनों में से कौन सा बच्चा बनाना चाहेंगे। अब वो सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, जो पूरा भारत पूछ रहा है, और वो सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर करोड़ों रुपए का कैश मिला एक कमरे में, और तब भी उस जज के खिलाफ अभी तक कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हुआ। पूरे देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब इस घटना में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने लगातार बयान बदल रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस घटना का एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 14 मार्च को जब दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी, तब इस आग में बोरों में भरे गए 500 रुपए के बहुत सारे नोट भी जल गए थे। ये वो वीडियो है। और फायर डिपार्टमेंट के जिन कर्मचारियों ने ये वीडियो बनाया था, वो खुद इस वीडियो में इन नोटों की पुष्टि कर रहे थे। पीछे से उनकी आवाजें भी आ रही हैं। और जाहिर है जब ये वीडियो उन्होंने बनाया होगा तो फायर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी आग बुझाने गए होंगे, उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में जब ये कैश देखा तो उनकी आंखें भी फटी के फटी रह गई होंगी। जज के घर में गए तो थे आग बुझाने के लिए, और एक कमरे में इतना कैश उन्हें जब देखने को मिलता है और नोट जल रहे हैं आग में, तो जाहिर है उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया होगा कि इसका एक वीडियो बना लिया। लेकिन ये वीडियो अचानक से पहले तो किसी के पास था नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद इस वीडियो को जारी कर दिया। और ये इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। करना से लाइट इसको यूज करवानी चाहिए। सब कर देखा दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा।
इस खबर को दबाने की वैसे तो बड़ी कोशिशें की गई और पहले ये बताया गया कि इसका एक वीडियो है, लेकिन वो वीडियो किसी के पास था नहीं। फिर ये कहा गया कि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर ये वीडियो ना होता तो हो सकता है कि ये पूरा मामला दब जाता, क्योंकि लोग कहते कि सबूत क्या है और सबूत मिलता नहीं। लेकिन फिर ये अचानक से वीडियो आ गया और देश ने देख लिया कि वाकई जब आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने ही, उनके कर्मचारियों ने ही आग बुझाते समय ये वीडियो बना लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में नोट जल रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में कितना कैश रखा था और इसमें कितना पैसा जल गया। कोई कहता है 50 करोड़ है, कोई कहता है 10 करोड़ है, कोई कहता है 500 करोड़ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं है कि कितना है। लेकिन बड़ी बात यह है, चाहे ये 5 करोड़ है या ये 50 करोड़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि इतना कैश एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में क्या कर रहा था। बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद इस वीडियो को जारी करते हुए इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में कौन कौन है? इनमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संगवालिया हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन हैं। और यह कमेटी अब यह पता लगाएगी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर इतना सारा कैश कहां से आया, यह कैश किसका था, ये पैसा किसने दिया था, क्यों दिया था, क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है। अब यह कमेटी तय करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले में अपने खिलाफ इस पूरे वाकया को एक साजिश बताया है और उनका कहना है कि जिन कमरों में आग लगी वहां पुराना फर्नीचर और बेकार का सामान रखा जाता था और उन कमरों में बहुत सारे लोग आते जाते थे। ये सारे कमरे खुले हुए थे, इनमें कोई भी आ जा सकता था। जबकि पुलिस का कहना है कि इन कमरों में ताला लगा हुआ था और आग लगने के बाद इन तालों को तोड़ा गया क्योंकि इन कमरों में आग लग गई। अब आप सोचिए, जज साहब की किस्मत कितनी खराब है कि उन्होंने पैसा तो अपने कमरे में भर लिया, अपने सरकारी बंगले में, और एक दिन वो बाहर चले गए और पीछे से घर में आग लग गई। अगर ये आग ना लगती, अगर ये दुर्घटना ना हुई होती तो शायद जीवन भर इस पैसे के बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन किस्मत खराब निकली और आग लग गई। अब इसमें भी ये कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि इस मामले में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर दबाव होने का आरोप लग रहा है। और वो आरोप क्यों लग रहा है? 14 मार्च की इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 मार्च को अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के एक कमरे में कई बोरियां नोटों से भरी हुई मिली, जिनमें से 4 से 5 बोरियों में रखा हुआ कैश इस आग की घटना में जल गया। पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद 15 मार्च को ही रात में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस घटना स्थल का दौरा किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कैश मिलने का कोई जिक्र किया ही नहीं। और उनके मुताबिक आग लगने के बाद कमरों में अध जला मलबा मिला था, लेकिन वहां पर कोई कैश नहीं था। अब सोचिए, एक एजेंसी कह रही है कि कैश मिला है और दूसरी एजेंसी कह रही है कि कैश नहीं मिला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एक नई रिपोर्ट पेश की जो 15 मार्च की पिछली वाली रिपोर्ट से अलग थी और इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का कोई जिक्र नहीं था। यानी ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट को बाद में बदल दिया गया। आपको भी लग रहा होगा कि यह हो क्या रहा है, कभी कैश मिलता है कभी नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट में कहते हैं कि कैश मिला है, दूसरी रिपोर्ट में कहते हैं कि कोई कैश नहीं मिला है। आखिर कुछ ना कुछ दबाव तो होगा। और यह सब भी तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में
बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जानकारी दी? 14 मार्च को रात 11:30 बजे जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, तब उनके एक कर्मचारी ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और उन्हें बताया कि जस्टिस वर्मा कहीं दिल्ली से बाहर गए हुए हैं और पीछे से उनके सरकारी बंगले में आग लग गई है। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट की एक गाड़ी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंचती है और जब ये आग को बुझाने के लिए एक कमरे को खुलवाती है, जब फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहते हैं कि इस कमरे को खोलिए क्योंकि इसमें आग लग रही है, तो वहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कई बोरियां मिलती हैं जिसमें कैश भरा हुआ है, नोट भरे हुए हैं और ये जो कैश है ये जल चुका है। उसके बाद वही अधिकारी इस पैसे का एक वीडियो बना लेते हैं और फिर इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को दी जाती है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इसके अगले दिन 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को फोन करते हैं और फोन पर बताते हैं कि जस्टिस वर्मा के घर पर पुलिस को भारी मात्रा में कैश मिला है। यह जानकारी मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय 15 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को फोन करते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले में जब यह सब चल रहा है, इसके दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह वही हाई कोर्ट है जहां से प्रमोट होकर वो दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। अब यह सब चल रहा है। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें यह कहा कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा से इस घटना पर लिखित जवाब मांगे और उनसे पूछें कि उनके सरकारी बंगले के कमरे में इतना सारा पैसा कहां से आया और यह पैसा बाद में वहां से किसने हटा दिया। अब यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की हमें तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जस्टिस यशवंत वर्मा के 6 महीने के फोन कॉल डिटेल्स निकालने के आदेश दे दिए। यानी उन्होंने कहा कि जज साहब के पीछे के 6 महीने के जो भी फोन कॉल डिटेल्स हैं वो सब निकालिए। हम देखना चाहते हैं कि जज साहब किस किस से बातें करते हैं, किस किस के साथ उनके एसएमएस शेयर होते हैं, किस किस के साथ उनके करीबी संबंध है, और ये पता चल जाएगा फोन की डिटेल्स आने के बाद। अब बड़ी बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने लिखित जवाब में इन सारे आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उनके सरकारी बंगले में कोई कैश नहीं मिला है। ये सब बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं हमारे बंगले में कुछ नहीं मिला, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके घर में कैश था ही नहीं तो दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इस घटना के बाद उनके बंगले के पास के कूड़ेदान में 500 रुपए के इतने सारे जले हुए नोट कैसे मिले? अब जरा ये देखिए। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का सिर्फ, तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं, तो जब उसमें मिले थे हमें। हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं हम, तो मेरे 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा। हाँ। और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, हाँ। कट्टों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अभी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े टुकड़े। तो अब आप देख लीजिए, जज साहब मना कर रहे हैं कि उनके घर में कोई कैश नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कभी कहती है कि मिला है, कभी कहती है कि नहीं मिला है। इसी प्रकार से फायर डिपार्टमेंट के जो बयान है वो भी बदल जाते हैं, कभी कहते हैं मिला है, कभी कहते हैं कि कोई कैश नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद ये वीडियो सामने आ जाता है और वीडियो में पूरे देश ने देख लिया कि वहाँ नोट तो थे।
अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि 5 करोड़ थे, 50 करोड़ थे या 500 करोड़ थे? ये कहना तो अब किसी के लिए भी मुश्किल है, और शायद बहुत गहन जांच जब होगी तभी पता चलेगा कि ये जो पैसा है असल में इसकी असली संख्या क्या थी। हमारी जो अदालतें हैं वो हमारे देश में न्याय की आखिरी उम्मीद मानी जाती हैं। एक आम आदमी को यही लगता है कि उन्हें चाहे हर जगह से अन्याय मिल जाए, लेकिन एक ना एक दिन अदालत से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आज भी आपने देखा होगा कि एक आम आदमी जब मुसीबत में फंसता है तो यही कहता है कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, मैं अदालत जाऊंगा और अदालत में जाकर मैं केस लड़ूंगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि अंतिम न्याय जो है वो उसे अदालत से ज़रूर मिल जाएगा। ये आम आदमी की मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन जज साहब के घर से मिले कैश ने एक आम भारतीय के मन में भारत की न्यायपालिका और जजों के प्रति एक नया शक पैदा कर दिया है। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो कोर्ट में यही जज उसका फैसला करते हैं, लेकिन कोर्ट में फैले भ्रष्टाचार पर ना तो कभी कोई बात होती है, ना ही इससे जुड़ी शिकायतों पर आपने कभी किसी कार्रवाई की खबर देखी होगी या पढ़ी होगी। हमारे देश में हमारे जो जज हैं अदालतों में जो बैठे हैं वो पूरे देश को न्याय देते हैं, लेकिन अगर वो जज भ्रष्टाचार करें तो फिर न्याय कौन देगा? इनकी जांच कौन करेगा? वर्ष 2022 में राज्यसभा में यह बताया गया था कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों को लेकर 1631 शिकायतें दर्ज हुई थी। लगभग 1600 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन इन 1500 शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। आमतौर पर जब किसी सामान्य व्यक्ति पर, किसी सरकारी अफसर पर, किसी व्यापारी पर, बिजनेसमैन पर, उद्योगपति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है तो ऐसे मामलों में तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जजों के मामले में ऐसा नहीं होता और उन पर एक अलग तरह से कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति करती है और इस जांच समिति में जजों को ही शामिल किया जाता है, यानी जज ही दूसरे जज की इंक्वायरी करते हैं। यानी जजों के भ्रष्टाचार के मामले में भी जांच जज ही करते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि भारत में आंतरिक जांच समितियों की कार्रवाई कभी भी प्रभावी नहीं होती और ये आंतरिक जांच समितियां दोषी जजों को सजा दिलाने में अक्सर नाकाम रहती हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार जज बने थे, उसी हाई कोर्ट के एक जज ने वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली करने का दोषी मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला इसी हाई कोर्ट के जज ने सुनाया था। और इसी फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के फैसले के बाद इस देश में क्या क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। अगर वो जजमेंट ना आया होता तो शायद देश में इमरजेंसी ना लगती। कहने का मतलब यह है कि धांधली के मामले में एक जज ने देश के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटवा दिया, लेकिन इसी देश में आज तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग का कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और ना ही किसी जज को हटाया गया है। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सांसदों और विधायकों को चुनावों के दौरान न सिर्फ अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी बल्कि अपनी आमदनी का सोर्स भी बताना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो जज नेताओं को लेकर ये सारे फैसले सुनाते हैं कि नेताओं को अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जो जज नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में बताते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं है, वही जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते। देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं जिनमें 763 जज काम करते हैं और उनमें से केवल 7% जजों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी है।
यानी केवल 49 जज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और बाकी के 714 जजों ने आज तक अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया है। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं, ये भी जरूरी है। देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बताएंगे। बहुत चीज इस बात पर निर्भर करेगी कि जज लोग किसको मिलेंगे, क्या देखेंगे। ये बात तो सही है कि जब वो जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सरकार ही बताएगी किससे बात करनी है। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो एक अननोन इन्वेस्टिगेटर की तरह, फील्ड रिपोर्टर की तरह जमीन पर चले जाएं और सही स्थिति पता करें। तो जब तक आप सरकार के तामझाम से अलग हटके स्थानीय स्थितियों को नहीं पता करते, पूरा सच तो आपको नहीं पता चलेगा। So much of amounts have been recovered. It is unbelievable. In one place it has been recovered. We do not know how many places it is there. न्यायपालिका को, न्यायाधीश को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। बाकी फैसला तो सुप्रीम सीजीआई को करना है, वो क्योंकि उन्हीं को फैसला लेना है। लेकिन मैंने आपको 1-2 लाइन की बात कही है कि न्यायपालिका का भरोसा जनता में रहना चाहिए और न्यायाधीश को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। तबादला नहीं, बाकी अन्य बातें तो बाद, अब तो व्यवहार, अब तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हंसराज HR खन्ना साहब की फैमिली से हैं। HR खन्ना का मतलब होता है हिंदुस्तान में एक भगवान, डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है उन्हें। HR खन्ना साहब डेमोक्रेसी के भगवान माने जाते हैं। उस परिवार से है हमारे CGI, बहुत भरोसा है हमको उनके ऊपर। लेकिन आज उस भरोसे का क्या हो रहा है? जिद्द है, बच्चों वाली जिद्द है, ये बच्चों वाली जिद्द है। यशवंत वर्मा साहब एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। जुडिशियल ऑटोक्रेसी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इस मुद्दे का सोल्यूशन गवर्नमेंट मिलकर निकाले। सर, ये माना जाएगा। पुणे में एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक जज ने नशे में अपनी गाड़ी से 2 लोगों की जान लेने वाले 16 साल के एक लड़के को सिर्फ इतनी सी सजा दी कि उससे कहा कि सड़क दुर्घटना पर एक निबंध लिखे और निबंध लिखने के बाद उसको जमानत दे दी। आपको याद होगा पुणे में एक घटना हुई थी, एक लड़के ने सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की जान ले ली और जज ने सिर्फ ये सज़ा दी कि आप एक निबंध लिखिए और फिर उस बच्चे को जमानत दे दी। इस मामले में पूरा देश नाराज हो गया था और पूरा देश एकजुट हो गया था। सोचिए, क्या देश के लोगों को इसी तरह की एकजुटता अब इस मामले में नहीं दिखानी चाहिए? क्या ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई जज गलत है तो उसे सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ा नहीं जा सकता? ट्रांसफर तो कोई सजा नहीं हुई, ट्रांसफर कर देना कोई एक्शन नहीं हुआ। इस देश में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, चाहे वो न्याय पाने वाला हो या स्वयं न्यायाधीश ही क्यों ना हो। क्या अगली बार कोई सरकारी अफसर इतने ही कैश के साथ अगर गिरफ्तार होता है, किसी व्यापारी के घर पर इतना ही कैश अगर मिलता है, तो क्या इस सरकारी अफसर को भी सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया जाएगा?
इस व्यापारी से भी बस इतना कह दिया जाएगा कि आप खुद ही एक बयान जारी कर दीजिए और कह दीजिए कि ये पैसा आपका नहीं है और ये सारी बातें झूठ है। और क्या आम लोगों के साथ भी अब इस प्रकार के मामलों में ऐसी ही कार्रवाई होगी जैसी जज साहब के साथ हुई थी? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अब हमारे देश में बन गया है। पहले हो सकता है ये सब करना बड़ा आसान रहा होगा और होता भी होगा। इस बार भी इस मामले को ऐसा लगता है कि दबाने की कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश तो जरूर हुई है, इसीलिए एजेंसियां बार बार अपने बयान बदल रही हैं। और इसीलिए सोचिए जज साहब भी कितने आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि ये पैसा उनका है नहीं, उनके घर में कुछ नहीं था। उन्हें किसी प्रकार का कोई आत्मविश्वास तो है। ये आत्मविश्वास, ये भरोसा उन्हें कहां से मिल रहा है, ये बात बहुत परेशान करने वाली है। इसलिए ये एक मौका है जब स्थिति यहां तक आ गई है कि अब ये मामला दब नहीं सकता। अगर ये वीडियो सामने ना आया होता तो शायद ये मामला दब जाता, लेकिन आज का जमाना है, ये डिजिटल युग है। आज हर व्यक्ति के पास एक कैमरा है, सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है और हर मोबाइल फोन में एक कैमरा होता है। बचना आसान नहीं है। 24 घंटे के सैकड़ों न्यूज चैनल्स इस समय हमारे देश में चल रहे हैं, मीडिया है, इसके अलावा सोशल मीडिया है। अब इस तरह की घटना को आप दबा नहीं सकते, चाहे आप रिपोर्ट में कुछ भी लिखवा लीजिए। इसलिए इस बार फैसला हो ही जाए। इसका समस्या का समाधान क्या है? इसका इलाज यह है कि हमारे देश में जजों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक अलग से आयोग बनना चाहिए और इस आयोग की अध्यक्षता में किसी भी जज का कोई दखल नहीं होना चाहिए और यह आयोग पूरी तरह से आजाद और स्वतंत्र होना चाहिए। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसी मकसद के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहती थी, जो जजों की नियुक्ति भी करती और उनके खिलाफ होने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच भी करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को असंवैधानिक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। लेकिन आज फिर से इसी तरह का एक आयोग बनाने की मांग तेज हो रही है और बड़ी बात यह है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट इस आयोग को बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी देख लिया, देश ने भी देख लिया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है और इस तरह की कहानियां, किस्से, खबरें हम सुनते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सीधे उंगली उठा दे किसी जज के ऊपर। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, पर्याप्त सबूत हैं, सबूत पूरे देश ने देख भी लिए हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अब एक अलग से आयोग बनना ही चाहिए, जो आयोग जजों की अपॉइंटमेंट भी कर सके और इस तरह की जो शिकायत आती हैं जजों के खिलाफ, उस पर वो अलग से जांच कर सके। इस जांच को, जजों की जांच से अब जजों को हटाना होगा और ये जांच एक स्वतंत्र एजेंसी के हाथ में देनी होगी। हम आपको ये दिखाएंगे कि चीन ने कैसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना और पुलिस के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल डीप सीक का इस्तेमाल करेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है और इस डीप लर्निंग मॉडल का नाम है डीप सीक, जिसे अमेरिका के चैट जीपीटी के मुकाबले 97% बेहतर माना जाता है और 214 गुना ज्यादा किफायती और कम खर्चीला माना जाता है। आपने भी ये खबर देखी होगी, कुछ दिन पहले जब डीप सीक आया था तो कहा जा रहा था कि डीप सीक चैट जीपीटी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और सस्ता भी है। ऐसा दावा है कि ये एआई टूल अब तक अपने फैसले लेने में 90 से लेकर 95% तक सटीक रहा, यानी जो इसका सक्सेस रेट है वो बाकी के टूल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और यही कारण है कि चीन अब डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में करने वाला है। नॉन कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध के अलावा जो बाकी सैन्य गतिविधियां होती हैं उनमें डीप सीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी और इन क्षेत्रों में यह ह्यूमन इंटेलिजेंस का विकल्प बनेगा। चीन की जो आर्मी है, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसके 240 अस्पताल हैं और उन सभी में डीप सीक अब डॉक्टरों की मदद करेगा
और डॉक्टरों को ये बताएगा कि घायल जवानों के लिए इलाज का कौन सा तरीका बेहतर है और किस बीमार सैनिक के इलाज से कौन सा जवान कब तक ठीक हो जाएगा, कितने दिन में ये जवान रिकवर हो जाएंगे और अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। अब तक ये सारा काम डॉक्टर्स किया करते थे, यानी डॉक्टरों के ह्यूमन इंटेलिजेंस से होता था। डॉक्टर अपनी समझ से घायल और बीमार सैनिकों का इलाज करते थे, उनकी सर्जरी करते थे और डॉक्टरों के पास इस सवाल का सटीक जवाब ठीक नहीं होता था कि ये बीमार या घायल जवान पूरी तरह से कितने दिनों में फिट हो जाएगा। लेकिन डीप सीक अब डॉक्टरों को सही इलाज में भी मदद करेगा और यह भी बताएगा कि इस इलाज के बाद कितने महीनों में, कितने हफ्तों में, कितने दिन में ये घायल सैनिक पूरी तरह से ठीक होंगे। डीप सीक के इसी एआई टूल का इस्तेमाल चीन की पीपल्स आर्म्ड पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और वहां की रक्षा एजेंसियों में भी किया जाएगा और जवानों को इसकी मदद से फिजिकल ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी दी जाएगी। अब तक सेना में ये सारे काम इंसान करते थे, लेकिन अमेरिका के बाद अब चीन में भी ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे और ये परंपरागत युद्ध के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देने वाला कदम है। इससे जो 3 बड़े बदलाव आ सकते हैं वो देखिए। पहला, इससे सेना का समय बचेगा। दूसरा, इससे सेना और हथियारों के रखरखाव का खर्चा कम हो सकता है। तीसरा, इससे सेना की कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में कुछ हजार सैनिक एक साथ एक हमले में घायल हो जाते हैं तो डीप सीक ये बता पाएगा कि इन जवानों को ठीक होने में कितना समय लगेगा और ये किस तारीख से सेना में अपनी सेवाएं दोबारा दे पाएंगे। और इस दौरान अगर ये ठीक पता चल जाए तो फिर बाकी जो रिसोर्सेज हैं सेना उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाएगी। इससे यह पता चलेगा कि चीन में हर साल इलाज कराने वाले जवानों में सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन सी होती हैं, इन बीमारियों को सेना से खत्म करने के लिए कौन सी योजना, कौन सी दवाई अपनानी चाहिए। अगर ये एआई टूल आज से 15 साल पहले आ गया होता तो अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सेनाओं में इतना मोटापा ना फैलता। चीन की सेना की औसत आयु भी 39 वर्ष न होती, जो भारत की सेना की औसत आयु से 7 वर्ष ज्यादा है। यानी चीन की सेना अब बूढ़ी हो रही है। डेटा लर्निंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एआई टूल हथियारों से लेकर सेना की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। इनसे सेना अपने हथियारों, अस्पतालों और सैनिकों का बेहतर और सुरक्षित इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस एआई टूल का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र के लिए शुरू हो गया तो चीन, भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगा, एक बहुत नई चुनौती बन जाएगा। अब तक चीन ड्रोन, राइफल्स और मिसाइल जैसे हथियारों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेटा लर्निंग का भी सपोर्ट अगर मिल गया तो चीन की सेना बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। डीप सीक सेना को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी और अचूक रणनीति बनाकर देने में सफल होगा और सक्षम होगा और इसके पास सेना के हर सवाल का जवाब होगा। अगर सेना इससे यह पूछेगी कि दुश्मन देश के एक एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाना है और इसके लिए कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, तो एआई टूल तमाम विकल्पों के साथ सेना को कई सुझाव दे सकता है। और यह डेटा लर्निंग से सेना के हथियारों को कंट्रोल भी किया जा सकता है और चीन की पूरी सेना शायद भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करेगी, जिसमें लड़ाकू विमानों से लेकर टैंक, राइफल्स और यहाँ तक कि वहाँ के सैनिक भी एआई की कमांड पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, यानी एआई की कमांड पर वो चलेंगे। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास अपनी खुद की अलग टेक्नोलॉजी और अपना खुद का एआई मॉडल होगा। खरीदी गई या उधार पर ली गई टेक्नोलॉजी और एआई मॉडल से अब आगे कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके पास अपना खुद का एआई मॉडल जो आपने खुद निर्मित किया है, जब तक आपके पास नहीं है। एक नई रेस शुरू हुई है। आपको याद होगा पहले अंतरिक्ष में जाने की एक रेस शुरू हुई थी। उस रेस में अमेरिका और रशिया जैसे देश थे। उसके बाद आपको याद होगा हथियारों की रेस शुरू हुई। अब एक नई रेस शुरू हुई है, अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने की रेस, और इसमें जो देश जीत जाएगा वही देश आगे चलकर सुपर पावर बनेगा।